जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों, जिससे हमें आपके फीडबैक से पता लग सके कि हमें कहां इंप्रूवमेंट करना है और हमारा कंटेंट कैसा है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी मथुरा, सी रांची और डी लखनऊ। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को मथुरा में लगाने जा रही है। मतलब दोस्तों क्या है, देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इस संयंत्र की स्थापना भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की जा रही है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। मथुरा को टीटीजेड, दोस्तों टीटीजेड से मतलब ताज ट्रेपेजियम जोन से निकटता के आधार पर चुना गया है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन के पास में मथुरा शहर पड़ता है, इसलिए मथुरा को चुना गया है इंडियन ऑयल द्वारा। और यहां पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ नजर डालेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। दोस्तों इनकी भी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पीस वायरस एनजूटिक, यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है। दोस्तों किस में पाया जाता है? तो मैकाक बंदरों में पाया जाता है। कौन सा वायरस है? तो अल्फा हर्पीस वायरस एनोज्यूटिक, यानी यह मूल रूप से मंकी वायरसों में पाया जाता है, मैकाक बंदरों में पाया जाता है। और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मल मूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। मंकी बी वायरस के पहले लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिर दर्द आदि जैसे लक्षण शामिल हैं। वायरस से संक्रमित व्यक्ति को घाव या छोटे छोटे छाले हो सकते हैं, जबकि दूसरे लक्षणों में सांस की तकलीफ, मतली और उल्टी, पेट में दर्द, हिचकी आदि शामिल है। तो दोस्तों लक्षणों का याद रखें। बंदर का नाम याद रखें। कौन बंदर? तो मैकाक बंदर। वायरस कौन सा है? तो अल्फा हर्पीस वायरस एनजूटिक है, जो कि मैकाक बंदरों से इंसान में फैलता है। तो इस तरह से यह भी एक जूनेटिक बीमारी है दोस्तों, क्योंकि जानवर से इंसानों में आने वाली बीमारी को जूनेटिक बीमारी कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, उसके पहले हम चाइना की तरफ नजर डालेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा देश चीन, जिसकी सीमाएं विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा, जिसको अगर देखें हम तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, मकाऊ, हांगकांग, ताइवान, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और रूस से यह सीमा साझा करता है। दोस्तों आगे डिटेल्स देखेंगे, चीन की तरफ नजर डालेंगे तो चीन एक पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जो 1.41 अरब निवासियों के साथ यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और 16,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला रूस, फिर कनाडा दूसरा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन है और भारत का नंबर 7वां है, याद रखना है। इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक रूस के बराबर है, जो इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिणावर्त अगर देखें तो
रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। दोस्तों अब चीन के राष्ट्रपति देखें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग और राजधानी बीजिंग तथा मुद्रा रेनमिनबी है। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। निर्यातक से मतलब हमारे यहाँ अपने यहाँ बनने वाली चीजों को बाहर दूसरे विदेशों में बेचता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बाहर विदेशों में चीजें बेचने वाला कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चीन। और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी चीन है, जो विदेशों से चीन खरीदता है वस्तुएं। अब यह विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। 8 चीजों के नाम याद रखें दोस्तों। गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तकलामाकन का मरुस्थल चीन में ही स्थित है, जो पूछा जा चुका है, इसलिए इसको डाला जाता है, आपको बताया जाता है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर आपसे परचेसिंग पावर के आधार पर पूछा जाए, खरीदने की शक्ति के आधार पर, तो चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखना। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड नाम से एक युद्ध अभ्यास होता है। तो क्या होता है दोस्तों? कौन सा? हैंड इन हैंड नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 4, सी 5 और डी 7। तो दोस्तों याद रखें, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दी है। ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। दोस्तों अगर 7 कंपनियों के नाम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस बीपी मोबिलिटी, इंडियन मोलासेस कंपनी, असम गैस कंपनी, ऑनसाइट एनर्जी, एमके एग्रोटेक, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह 7 कंपनियों के नाम है जिन्हें यह परमिशन दी गई है। दोस्तों आवेदन करने के समय कम से कम 250 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति वाली कंपनियों को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया था। खुदरा और थोक बिक्री के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होने पर न्यूनतम निवल वैल्यू की आवश्यकता 500 करोड़ रुपए थी। 2019 के नियम में कहा गया है कि खुदरा प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक इकाई को न्यूनतम 100 खुदरा आउटलेट स्थापित करने होंगे। इन आउटलेटों में से 5% देश की अधिसूचित दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, वह भी प्राधिकरण प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर। तो याद रखना है दोस्तों कि 2019 में अब जो अधिनियम था उसमें संशोधित किया गया। अगर इंसान को या किसी कंपनी को आवेदन करना है तो आवेदन करने के समय उसके 250 करोड़ की कुल संपत्ति होनी चाहिए, जबकि अगर वह खुदरा और थोक बिक्री के लिए प्राधिकरण कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो 500 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति होनी चाहिए कुल निवल। 7 कंपनियों के नाम याद रखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस बीपी मोबिलिटी, इंडियन मोलासेस कंपनी, असम गैस कंपनी, ऑनसाइट एनर्जी, एमके एग्रोटेक, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह 7 कंपनियां हैं जिनको दी गई है परमिशन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए बुतरस घाली, बी जेवियर पेरिस डी कुरियाई, सी बान की मून और डी एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों याद रखें, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनायक बान की मून साल 2017 से इस पद पर हैं। बस 4 साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 4 साल का। मतलब 2017 से बान की मून 2021 तक रहे और 2021 से 2025 तक रहेंगे। आईओसी ने 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टा रिका की लारा चिनचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। बान की मून जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव रह चुके हैं। तो दोस्तों यह 9 सालों तक लगातार महासचिव के पद पर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के, याद रखना है। नजर डालेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय झंडा दिवस,
बी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस और डी राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। तो दोस्तों याद रखें 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया गया था। जिस सभा द्वारा किया गया था उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय झंडा जो 3 रंगों का होता है, बहुत ध्यान से सुना डिटेल्स दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत बार गलत किए हैं, मैंने खुद देखा है टेस्ट देते टाइम, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। भारतीय झंडा जो 3 रंगों का होता है, जिसमें ऊपर में केसरिया, नीचे में हरा और बीच में सफेद रंग के साथ वाराणसी में सारनाथ स्थित अशोक चक्र का प्रतिबिंब अवतरित है, जिसमें 24 तीलियां हैं। तो दोस्तों याद रखना अशोक चक्र कहां से लिया गया है? जो अशोक चक्र है बस वाराणसी के सारनाथ में स्थित अशोक वो उसका एक स्तंभ है, वहां से लिया गया है। और उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं, जो कि गलत करते हैं लोग और पूछा भी जाता है। और जो गहरे नीले रंग का होता है, याद रखना है। और तिरंगे की सफेद पट्टी पर बना होता है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात होता है। यह भी बहुत ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में। तिरंगे की सभी तीनों रंग की पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था दोस्तों। तो पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का सबसे पहले मतलब वो कहते डिजाइन तैयार किया था, तो उनको ही श्रेय जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किंदगाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए 300 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, बी सी 500 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों याद रखें चीन ने हाल ही में किंदगाओ में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरू की है। यह दुनिया में मौजूद जमीन पर चलने वाला सबसे तेज वाहन है। याद रखना है दोस्तों, अभी तक जमीन पर चलने वाला 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई भी वाहन तैयार नहीं होता, जो चीन ने किया है। क्या नाम है इसका दोस्तों? मैगलेव ट्रेन। वो कहां से? किंदगाओ में चलाई गई है। ट्रेन को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बीजिंग से शंघाई तक 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। इस ट्रेन में व्हर्लपूल ब्रेक के लिए चुंबकीय ध्रुवों को विकसित करने में 19 महीने लगे। इस ट्रेन के अंदर सुचारू दूरसंचार सुनिश्चित करने के लिए 5G वाईफाई सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग सुविधा है। दोस्तों इसकी स्पीड क्या है? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में रूस ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी परीक्षण S-500 का सफल परीक्षण किया है। रूस ने विश्व के सबसे उन्नत मिसाइल रोधी परीक्षण S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसकी सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का भी मुकाबला करने में सक्षम है। इस S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को ट्राम्फेटर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखना है ट्राम्फेटर एम और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। नजर डालेंगे दोस्तों रूस की तरफ, जैसे हम देख सकते हैं अभी हमने जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देखा था, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। तो यह 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया, जिसमें से एशिया महाद्वीप में फैले हुए देश को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए साइबेरिया। एशिया महाद्वीप में फैले हुए रूस को और यूरोप महाद्वीप में फैले को रूस ही कहा जाता है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो हम देख सकते हैं। यह मॉस्को आपको दिख रही होगी और यह साइबेरिया क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना है बहुत अच्छी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको ये लेक बेकाल के बारे में भी बताया जाएगा, जो यहाँ पर आप स्थित देख रहे होंगे लेक बेकाल, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा और कैस्पियन सागर के बारे में भी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। आप देखते चलिए, बस जुड़े रहिए। देखते हैं अब रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों याद रखें रूस को की राजधानी मॉस्को को ही 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव तथा मुद्रा रूबल है। रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह 9वां सबसे बड़ा देश है। मॉस्को जो कि यहाँ की
राजधानी है, इसको 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश रूस है। रूस की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखें तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से इसकी सीमाएं साझा करता है। दोस्तों, कैस्पियन सागर रूस में स्थित एक झील है जिसको आकार की वजह से आकार इतना बड़ा है कि इसको सागर बोलते हैं। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, कैस्पियन सागर से लगने वाली सीमा देखें अगर तो यह 5 देशों से सीमा साझा करती है। इतनी बड़ी झील है, सोचिए। इन 5 देशों के नाम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगेन बता दूंगा, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। जो नए हैं वो लिख लीजिएगा, जिन्होंने पहले सुनी लेकिन लिखी नहीं लिख लीजिएगा। रूसी ईरानी तुर्की के काजू खाकर बेजान हो गई। याद रखना, लेकिन यह किसकी? कैस्पियन सागर की होगी। रूसी ईरानी रूसी से रूस, ईरानी से ईरान, तुर्की से तुर्कमेनिस्तान, काजू से कजाकिस्तान और बेजान से अजरबैजान। याद रखना है। इंद्र युद्ध अभ्यास याद रखना दोस्तों, भारत और रूसी सेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और रूसी सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास। और एक और चीज याद रखना है कि विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस में स्थित है। अभी आपको बताया था कि लेक बेकाल के बारे में बात करेंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कि रूस में ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आपके ऑप्शन है: ए 3 पनडुब्बियों को, बी 6 पनडुब्बियों, सी 9 पनडुब्बियों और डी 12 पनडुब्बियों। तो दोस्तों याद रखें, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सभी पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी, जिन्हें मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लॉर्सन एंड टर्बो और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को टेंडर जारी कर दिया गया है। यह पनडुब्बियां भारी भरकम मारक क्षमता से लैस होंगी और इनमें न्यूनतम 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल ASCM होंगी। दोस्तों याद रखें, इनकी लागत क्या होगी? तो 50,000 करोड़ जो जारी किए गए हैं कंपनियों को। दो चीजें याद रखनी है आपको, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम याद रखना है जो इसके साथ काम करने वाली है, लॉर्सन एंड टर्बो, है ना। दोनों मिलके, दोनों को टेंडर जारी किए गए हैं, दोनों मिलके बनाएंगे, यह 6 पनडुब्बियां बनाएंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों याद रखें, भारत के लिए विनय प्रकाश ने, ट्विटर कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। नए IT नियमों के मुताबिक 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना अनिवार्य है, जो कि भारतीय मूल की होनी चाहिए, यह भी अनिवार्य है। नजर डालें दोस्तों ट्विटर की तरफ, तो ट्विटर की CEO वर्तमान में जैक डॉर्सी तथा ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी तथा ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। याद रखना है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भुखमरी से मरते हैं? आपके ऑप्शन है: ए 5 लोग, बी 7 लोग, सी 9 लोग और डी 11 लोग। तो दोस्तों याद रखें, ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं। दोस्तों ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं, जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर एक मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। तो दोस्तों हर मिनट में कोविड-19 के कारण 7 लोगों की जान जाती है, जबकि भुखमरी के कारण हर मिनट में 11 लोगों की जान जाती है। याद रखना है आपको। दोस्तों हमारी वीडियो
यही समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती है। दोस्तों, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी आपको ऐसे भी मिल सकता है और हमारे ग्रुप में भी इसकी लिंक मिल सकती है। आप जहां से चाहे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।